तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो दोस्तों, 2026 बिहार बोर्ड इंटर के जो हिंदी क्वेश्चन से पेपर होने वाले हैं वो इसी में से बिल्कुल छपने वाले हैं, बगैर किसी चिंतित के इसी में से छपेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी जितने भी परीक्षा है हम इस परीक्षा उनकी तैयारी आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। इस पर हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कराने वाले हैं। अभी आप लोग की एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद से हम कंपटीशन लेवल तक की तैयारी इसी पे कराएंगे। आप लोग के तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने वाली है, इसलिए आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इससे सब कोई लाभुक हो सके और अपनी तैयारी को उच्च स्तर पर पहुँचा सके। तो चलिए, आज के इस सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बिल्कुल लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2026 में जारी किया गया, उसका हिंदी क्वेश्चन पेपर। जितने भी चतुर विद्यार्थी होते हैं, तेज विद्यार्थी होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसी सब्जेक्ट से नंबर प्राप्त करते हैं, जो इनके पासिंग मार्क्स को और ऊंचे बना देती है। तो चलिए, हम बिना किसी समय गंवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको यकीन दिला देता हूं कि इसी में से बिल्कुल छपेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आप लोग लिख के रख लीजिएगा। चलिए, बिना किसी समय गंवाए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सारे पैटर्न्स आप लोगों ने पहले के ही वीडियो में समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखा है तो जाकर के पीछे उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए और देख लीजिए। फुल एनालिसिस के साथ आप लोग के वीडियो डाल दिया गया है, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। अगर किसी और सब्जेक्ट की बाकी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि और कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जिसकी वीडियो आप चाहते हैं। अभी मुझे आज या कल परसों में केमिस्ट्री और मैथ्स के फुल एनालिसिस के साथ वीडियो लेकर आएंगे, फुल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे छपेगा, एकदम सीधे छपेगा तो छपेगा। और जैसे ही आपका मॉडल पेपर का सोल्यूशन का एनालिसिस खत्म होगा, उसके बाद हम आप लोगों के लिए एक टारगेट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का एक टारगेट महामैराथन लेंगे, जिससे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं क्वेश्चन, सीधे लड़ेगा, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पूछे गए हैं। हिंदी में वैसे तो आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद आप लोग इसे हम जानते ही होंगे, पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो जानते ही होंगे। और आप लोग वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ। हमें फीडबैक आप लोग की चाहिए कि मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे कि पैटर्न के रूप में आपको बता दें कि हर वीडियो में बताया, इसमें भी बता देते हैं कि आपको एक कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 50 का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होने वाला है। अगर इसमें एक सही आप करेंगे तो उसका सब कंट्रास्ट मार्क्स 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ना मिलने का सवाल ही नहीं है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उनको उजागर करने के लिए हम एक सजेशन वीडियो लेने वाले हैं, सजेशन का सेशन लेने वाले हैं, जैसे उसे भी आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए और आप लोग बताइए कि क्या आप लोग इसके आंसर्स आप लोगों को पता है या नहीं। आप लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक बताइए कि क्या इसका आंसर आप लोगों को पता है कि नहीं। पूछा है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। गोली से घायल बच्चे किसकी? तो बच्चे की हालत खराब है। इस रेखांकित अंश किस पद बंध का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बच्चा क्या है, तो एक शीर्ष पद है। बच्चा शीर्ष पद है। जो बच्चा क्या है, एक शीर्ष पद है। तो शीर्ष पद में अगर चिल्ड्रेन है, बच्चा है, तो वो कौन क्या होगा? ये इन चारों ऑप्शन में से सर्वनाम होगा कि नाउन होगा कि विशेषण होगा कि क्रिया विशेषण होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए। तो बच्चे शीर्ष पद है, तो बच्चा यहाँ पे कौन सा नाउन? संज्ञा होगा, संज्ञा होगा। और संज्ञा में कौन सा नाउन होगा? तो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा होगा, आप लोग को पता होगा। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। ये बिल्कुल बच्चे वाली सवाल है, आप लोग देख सकते हैं कि नर्सरी क्लास के बच्चे भी इसे जानते ही होंगे। पानी मीठा है, मीठी नहीं होता है, पानी मीठा है। तो जल शब्द क्या है? तो जल एक पुल्लिंग शब्द है। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि बादल से घिरे और मयूर नाचने लगे, यानी बादल और मयूर के संबंध को बताया गया है। बादल और मयूर के क्या संबंध को बताया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा वाक्य है इसमें? तो यह एक संयुक्त वाक्य है। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। ये देखिए, अगर आपने इसे आंसर आपको पता ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। जैसे पूछ रहा है कि कौन आ रहा है, कौन, तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है और उसके बाद क्या लगता है? तो क्वेश्चन मार्क्स लगता है, जो बिहार बोर्ड देना भूल गया है। आप लोगों को पता है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां बिहार बोर्ड कर रहा है। बताइए, क्वेश्चन मार्क्स छोड़ दिया है। तो कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वो कुछ भी हो, कौन लगा है यानी प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? तो प्रश्नवाचक संज्ञा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के इंग्लिश में देखा जाए तो 10 भेद होते हैं, प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे अगले नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? आप लोग बताइए। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिहार का राज्यपाल कौन होगा आपके हिसाब से? बताइए। तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ खा लो, कुछ खा लो, तो यहाँ पे क्या खाना है मालूम नहीं है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या खाना है वो बिल्कुल भी हमें पता नहीं है। आम खाना है कि अमरूद खाना है कि पपीता खाना है कि चावल खाना है, क्या खाना है ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए,
प्रथम शब्द विशेषण है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है, तो इसका हम फुल वीडियो लेकर आ रहे हैं प्लेलिस्ट के साथ, आप लोग उसे देखना नहीं भूलिएगा। जैसे खपड़ा का विशेषण खपड़ेल होता है, उसी तरह प्रथम का विशेषण होता है प्राथमिक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। शब्द कौन सा विशेषण है, आप लोग जरूर बताइए शब्द कौन सा विशेषण है। तो ये धन का बात किया जा रहा है, तो धन किस में मापा जाता है, परिमाण बोधक में मापा जाता है, यानी मेजरमेंट किया जाता है। सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आप लोग जरूर बताइए। सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द वाहिनी होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्योति होता है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अभिमान का अस्मिता होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो प्रवीण माने चतुर होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन है, तो शुद्ध शब्द परीक्षण, ऐसे ये परीक्षण लिखा गया है, और उसके बाद में परीक्षण ऐसे लिखा गया है, परिणाम ऐसे लिखा गया है, तो ये गलती है, ये भी प्रसाद वैसा भी नहीं, और ये बिल्कुल परीक्षण सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द ये समिति नहीं लिखा गया, इधर से रहता है, हिंदुस्तान भी इधर से रहता है, ये भी गलत है, और ज्येष्ठ ऐसे रहता है, ये वाला स रहता है, यही स के जगह पे, तो कवित्री इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, बच्चे वाला सवाल ओष्ठ होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, स वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, स वर्ग का उच्चारण स्थान तालाबे स है तो मूर्धा होगा। चलिए दिनेश पढ़ रहा है, तो यह वाक्य किस काल से संबंधित है, तो पढ़ रहा है, आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि पढ़ रहा है, रही है, रहे हो, क्या कौन से टेंस में आता है, कौन सा टेंस में आता है, आप लोग जरूर बताइए। बताइए किस वाक्य के किस काल में इसे पूछा गया है, तो ये किस काल का होता है, तो वर्तमान काल का होता है, यानी काम जारी है सामान्य वर्तमान में। अब 20 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो कृपणता अगर हम किसी से, मान लीजिए किसी से हम दयालुपन दिखाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं, यानी उसके प्रति भाव अपने मन में रखते हैं, तो सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं, नहीं तो इसे देख सकते हैं, नहीं तो इसे छू सकते हैं, तो इसलिए कृपणता सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो यह कौन सा नाउन होगा, तो यह भाववाचक नाउन होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आलोक पढ़कर खेलने गया, किस क्रिया का उदाहरण है, आलोक पढ़कर क्या करने गया, खेलने गया, तो किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये पूर्वकालिक, यानी पहले पढ़ लिया है उसके बाद खेलने गया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। आप लोग व्याकरण में ज़्यादा क्वेश्चंस हार्ड नहीं पूछे जाते, आप लोग बेसिक से अगर जानते होंगे तो उसी में से आपको पूछा जाएगा। हालांकि व्याकरण का हम एक बहुत ही महामैराथन वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिससे आपकी सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिससे सभी जाति का बोध हो रहा है। रसोईया, रसोईया किस कौन सा समास है, रसोईया कौन सा समास है, आप लोग बताइए जल्दी, तो यह तत्पुरुष समास है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। त्रिकोण कौन सा समास है, तो त्रिकोण, त्रि माने तीन, कोण यानी तीन कोण, या किस कौन से शब्द कौन सा समास के अंतर्गत आता है, तो त्रिकोण जिसमें संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। देश विदेश कौन सा समास आता है, तो एकदम बच्चे वाला सवाल है, देश विदेश कौन सा समास के अंतर्गत आता है, तो देश विदेश द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन शुद्ध वाक्य है, उसका कमर चौड़ा है, सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, और तुम, मैं और वह चलेगा, तो इसका शुद्ध शब्द क्या है बताइए आप लोग, तो सीता ने झूठ कहा था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर जीव जंतु कौन सा समास है, तो जीव जंतु हम जानते हैं कि द्वंद्व समास है, जिसमें से बीच में अगर हाइफन लगा होगा दो शब्दों के बीच में, जैसे आना जाना, खाना पाना, इमरोज, फिरोज, इन शब्दों के बीच में हाइफन लगा है, जैसे साथ साथ हो गया, जैसे मेरे भाईजान का नाम होदा है, तो होदा इमरोज के बीच में हाइफन अगर लग गया तो समझिए कोई जीव विज्ञान है। जैसे मुस्कान, मेरी भांजी का नाम है मुस्कान, और नईदा, फरीदा, नईदा, जैसे मान लीजिए कि दो शब्द हैं, दो ऐसे शब्द जिनके बीच में अगर हाइफन लग गया और पूछे कि कौन से समास में, तो वो द्वंद्व समास होगा, आप लोग इतना याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए आगे की तरफ बढ़ते। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, आप लोग बताइए, तो ये देश शब्द, हम लोग देहाते में ही खिचड़ी शब्द को सुनने को मिलता है, बाकी अन्य जगह कहीं सुनने को नहीं मिलता है। तो ये कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आँख से देखा, आँखों से देखा किस कारक का उदाहरण है, आँखों से देखा किस कारक का उदाहरण है, तो यह करण कारक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होता है दो कामों में एक न बन पाना, दूना लाभ, एक साथ दो काम, एक चलना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, एक साथ दो काम करना है, दो पंथ दो काज। इसी शब्द का अर्थ के रूप में लिखा सकते हैं कि एक पंथ, पंथ मतलब क्या होता है, तो रास्ता, पथ मतलब रास्ता होता है, दो काज माने काज मतलब काम होता है, यानी एक ही रास्ता से दो कार्य को करना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है पेड़ से पत्ता गिरा किस कारक के अंतर्गत आता है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो आपादान कारक में एक दूसरे से अलग होने का क्रिया का बोध होता है, आपादान कारक होगा। चलिए राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है,
राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संदेह वाक्य का उदाहरण है, संदेह वाक्य का उदाहरण होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? तो हम जानते हैं राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छाई शब्द का कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो अच्छाई को हम सिर्फ महसूस करते हैं कि वो अच्छा है। जैसे मेरे भाईजान, होदा भाईजान बहुत अच्छे हैं, फिरोज भाईजान बहुत अच्छे हैं, तो उनकी अच्छाई को हम सिर्फ महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो ये क्या होगा? और जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं, सिर्फ फील करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, मोती शब्द कौन संज्ञा है? मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मोती हम न तो समूहवाचक संज्ञा होगा, मोती कौन संज्ञा है? आप लोग समूहवाचक संज्ञा ये बिल्कुल नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि मोती को हम माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। में एकदम मोती होता है साहब, ऐसे ऐसे, जैसे देख सकते हैं कि ऐसे 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 इतना इतना बड़ा सा घनघोर मोती होता है, तो आप कैसे गिन सकते हैं बताइए? इसे तौला ही जा सकता है या मापा जा सकता है, अगर मापने योग्य हो तो। हालांकि मापने का कार्य सिर्फ जो लिक्विड फॉर्म में जितने भी चीज़ें होती है उसे मापा जाता है, और तौला जाता है जिसकी गिनती संभव न हो। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, लेखक शब्द कौन संज्ञा है? तो लेखक शब्द संज्ञा कौन है? तो आप लोग पता है कि लेखक से पूरी लेखक श्रेणी का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, वैसा शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? कौन सा शब्द है जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? कौन सा शब्द है? तो वह तद्भव शब्द होगा, जो प्राकृत से संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के आए थे। तो समझिए नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका होता है, आप लोगों को पता हो, बहुत अच्छी तरह से पता होगा। वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द, वृष्टि के लिए एक शब्द कौन सा है इसमें? अनावृष्टि है। वाक्य खंड के लिए एक शब्द अनावृष्टि है। और चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? और विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन इसमें? तो संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यशो जिन दो शब्दों के बीच में ये हलंत आता है, जैसे लिखा जाता है कि निःशुल्क, मान लीजिए निःशुल्क लिखा जा रहा है, तो जिन शब्दों के बीच में ये दोनों अगर आ रहा है, अगर ये दोनों यानी ये जो बीच में दिया जा रहा है ये अगर आ रहा है, तो एकदम उसे विसर्ग संधि के अंतर्गत मानिएगा। तो इसमें से चारों में से सबका तोड़िएगा, सज्जन का, महर्षि का, गायक का, तो बीच में हलंत नहीं आएगा। लेकिन यशोधरा को तोड़िएगा, यशो जोड़ आधारा, तो यहाँ बीच में ये देखिए आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं बीच में आ रहा है, तो ये क्या होगा? यशोधरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया, चतुर्भुज। चतुर मतलब क्या होता है? चतुर यानी चतुर मतलब चार होता है, और भुज मतलब भुजा होता है। भुज मतलब क्या होता है? भुजा यानी चार को भुजा। तो जिसमें हम पहले ही बताएं कि जिसमें संख्या का बोध हो तो वह क्या होता है? तो द्वंद्व समास। चतुर्भुज कौन सा, सॉरी, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? तो मेरे अनुसार यह बहुब्रीहि समास है। समास हमें लगा कि समास, हाँ तो समास है। चतुर्भुज कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। चार आनंद है जिसके चतुर्भुज कहा जाता है साथ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। कर्तव्य यानी कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तव्य यानी कर्त जोड़ तव्य होता है, इसका संधि पीछे जोड़िएगा तो। आगे की तरफ बढ़ते। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाता है उसे क्या कहते हैं? बाद में प्रत्यय लगता है, और पहले उपसर्ग लगता है, आप लोगों को पता होगा। जिसके परिभाषा के रूप में देखा जाए तो ऐसे बोला जाता है कि वैसा शब्दांश जो किसी अर्थ के शुरू में लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे समास कहा जाता है, प्रत्यय के रूप में देखा जाए तो बोला जाता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लग करके और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे उपसर्ग के रूप में देखा जाए तो मान लीजिए कि मेरा नाम इमरोज है और मेरे नाम से पहले अगर मेरे भाईजान का नाम मोहम्मद होदा लग जा रहा है तो यह मोहम्मद होदा उपसर्ग हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा है, जस्ट एग्जांपल, डू नॉट टेक इन योर हार्ट एंड डू नॉट जज एनी टाइप्स ऑफ ऑन योर बिहाफ। मतलब अपने स्तर से किसी भी प्रकार की कोई आकलन नहीं कीजिएगा, ये जस्ट इमेजिन एंड एग्जांपल फॉर यू, जिसे आपको समझ में आ सके। और जैसे मान लीजिए कि उनका नाम फिरोज है, मान लीजिए उनका नाम फिरोज और मेरा नाम इमरोज है, तो फिरोज के बाद अगर मेरा नाम ऐड हो रहा है तो मेरा नाम प्रत्यय हो जाएगा। जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो मेरा नाम अलग होगा, यानी फिरोज प्लस इमरोज, तो इमरोज प्रत्यय हो जाएगा और होदा और फिरोज उपसर्ग होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फल फूल, तो हमने पहले ही आपको बोला है कि जिसमें यह हाइफन आएगा, जिसमें यह हाइफन आएगा वो कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा, आप लोग को पता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद अभि जोड़ गत या अभि जोड़ अगत या अभि जोड़ आगत, तो अभि जोड़ आगत होता है, और ये इधर से रहता तो यही सही होता, लेकिन अभि जोड़ आगत होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उप है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उप है। उपवन में उपसर्ग उप है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है 48 नंबर में कि अभिलाषा कौन सा उपसर्ग है? अभिलाषा में अभी उपसर्ग है, यानी अभी जोड़ लाशा, अभिलाषा के रूप में उपसर्ग अभी। आगे की तरफ में पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन है? तो पुल्लिंग शब्द कमीज नई है, स्त्रीलिंग है, संस्था बहुत पुरानी है, स्त्रीलिंग है, और सहयोग आपकी, यह भी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग है।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है? पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित होता है। आप लोग इसे 10, 12, 15 विशेषण याद कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल वही पूछेगा, ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? यह नया माल, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया मतलब क्या, मतलब इसकी विशेषताएं बता रहा है कि यह नया है या पुरानी है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। जैसे अगर हम किसी बुक को खरीद रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि यह नया बुक है। जैसे मेरे भाईजान ने मेरे लिए जूता खरीदे हैं, मान लीजिए सपोर्ट है, मेरे लिए एक शूज़ खरीदे हैं कैंपस का, तो जब खरीद कर यहाँ मेरे पास आया है तो हम कहते हैं कि वो अभी नया है। तो नया का मतलब क्या कि वो उसकी विशेषताएं बता रहा है कि वो अभी नया है। तो इसका क्या हो जाएगा नया का? तो यह विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन के रूप में दिन शब्द का विशेषण क्या होता है? तो दैनिक होता है, आप लोग पता है। चलिए 53 नंबर पर पहुँचे हम। अंडे के छिलके शीर्षक की रचना कौन है? अब यहाँ से आपकी बुक्स की क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ग्रामर क्वेश्चन खत्म हो गए, ग्रामेटिकल क्वेश्चन जितने भी थे अब यहाँ से आपके बुक्स के क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडे के छिलके शीर्षक की रचना किसने किया है? तो अंडे के छिलके की रचना मोहन राकेश ने किया है। आपको पता होगा, पहले से आपने किताब पढ़ी होगी हिंदी की, तो उसमें सिपाही की माँ चैप्टर में आपने मोहन राकेश के द्वारा लिखित एकांकी है, एक याद रखिएगा, ये एक सेना के रूप में, सेना के बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो इसमें पढ़िएगा तुम अंडे के छिलके, उसी में एक रचना है जो मोहन राकेश द्वारा की गई है। मोहन राकेश की ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा, यानी जीवनी जो पढ़िएगा फर्स्ट पेज में होगा, तो उसी में अंडे के छिलके की रचनाकार है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी कविता के नए प्रतिमान शीर्षक, नए प्रतिमान एक रचना लिखे थे जिसके लिए उन्हें एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो हम जानते हैं कि हिंदी में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो साहित्य के रूप में दिए जाते हैं, यानी साहित्यकार के रूप में उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। और ये कब उनको प्राप्त हुआ था? तो 1971 ईस्वी को उनको प्राप्त हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन पर दलित साहित्य, कौन साहित्य? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है? दलित साहित्य का सौंदर्य की रचना किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना की रचना है, आलोचना है, उसमें आलोचनाएं की गई है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है विनय पत्रिका की शीर्षक रचना किसकी है? विनय पत्रिका की रचनाकार कौन है बताइए? आप लोग तो सब आप लोग को पढ़े होंगे तो पता होगा कि तुलसीदास विनय पत्रिका लिखे थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ब्रजयान भाषा में लिखी गई है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? यानी कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? तो ये शिवाजी भी थे और यहाँ पे छत्रसाल भी थे, साहू जी भी थे। तो इसका बिल्कुल जवाब ऑप्शन नंबर डी या इनमें सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोले से ही मनुष्य के रूप में क्या साक्षात्कार होता है? बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो यह बेन जॉनसन ने कहा है। और बेन जॉनसन किसके भाग हैं? तो बातचीत के भाग है, जो बाल गोविंद भगत के द्वारा लिखा गया है। बाल गोविंद भगत के द्वारा लिखा गया है, बातचीत का यह भाग है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अभी यहाँ देखिए आप, चंपारण की में बहने वाली नदी गंडक नदी का जाल 2 सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो वो सदा नहीं रहा, यानी गंडक का प्राचीन नाम ही सदा नहीं रहा है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर पूछेगा कि गंडक का प्राचीन नाम क्या है, तो सदा नीरा उसका प्राचीन नाम है, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। पूछा है कि रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस पाठ में किया गया? रानीखेत, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन में किया गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन में। 62 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? तो ये जन जन का चेहरा एक से संबंधित। 63 में खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? तो खिलौना किस कविता से? पुत्र वियोग से संबंधित है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लगातार 4 क्वेश्चन का आंसर ए हो रहा है, देख सकते हैं लगातार 4 क्वेश्चन का आंसर ए ही है। बिहार बोर्ड पगला गया है क्या? आप लोग बताइए। तैयारी इस लेवल की हो गई है आप लोगों की कि सारे क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं बिल्कुल। चलिए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो कामायनी महापात्र के महाकाव्य का पात्र कौन नहीं है? मनु तो है, श्रद्धा भी है, ईडा भी है, शतरूपा नहीं है। कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर के रूप में पूछा गया है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर आप लोग बताइए। मील का पत्थर कौन सी कहानी? उसने कहा था मील की पत्थर मानी जाती है, जो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। आप लोग शायद पहले से पढ़े होंगे तो पता होगा। ऐसे सवाल आप लोग को छूटेंगे तो समझिए कि आपके एग्जाम में बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। ये बिल्कुल इजी सवाल पूछे जाएंगे। इसमें हर विद्यार्थी को 100 में 100 नंबर चाहिए, 100 में 100 नंबर आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में 50 में 50 आने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक कहानी के तौर पर किसी कथा कहानी की तरह पढ़ सकते हैं हिंदी को। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। हम हिंदी की तैयारी एकदम उच्च स्तर से कराएंगे। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, या आर्ट्स में हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या
मतलब जितने भी फिलोसफी, इसके बाद हम फिलोसफी के वीडियो लेकर आने वाले हैं, उसके भी एनालिसिस लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। उसके बाद 2 और सब्जेक्ट बच जाएगा, मैथ और फिजिक्स। जब फिजिक्स करा चुके हैं, सॉरी, मैथ और केमिस्ट्री बच जाएगा, तो उसमें उसको भी हम कल या परसों में रेडी करके आप लोग के लिए उपलब्ध करा दे रहे हैं। उसके बाद अपने आप लोग एकदम इत्मीनान से देख लीजिएगा और अपने एग्जाम में जाकर चार चांद लगा दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में किया गया है? तो गैंग्रीन का उल्लेख रोज कहानी में किया गया है। यह एक बीमारी का नाम है, गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखे हैं? तो अपने दोस्त सुखदेव को लिखे हैं। ये इतना इजी सवाल पूछा गया। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? यानी वैशाली महोत्सव जो है उसका प्रतिवर्ष आयोजन हो किसने? तो जगदीश चंद्र माथुर ने उसकी शुरुआत करवाई थी। चलिए आगे, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो अभी पीछे हमने बताया है कि सिपाही की माँ की साहित्यिक पाठ की विधा एकांकी है, एकांकी है। आगे, जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित किया गया था? जूठन किस में रचित किया गया है? आप लोग आत्मकथा के रूप में जूठन का रचना किया। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म आप लोगों को पता है कि अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नामोर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए, नामोर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस के रहने वाले थे, खाई के पान बनारस वाला। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर में हुआ था। यह मुजफ्फरनगर यूपी वाला है, और आप लोग का जो मुजफ्फरनगर है वो बिहार में है, जो कि समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, मोतिहारी के साइड में उधर है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 74 नंबर क्वेश्चन के पठित कविता के अनुसार चातकी चातकी किसके लिए तरसती थी? चातकी किसके लिए तरसती थी? आप लोग बताइए। स्वामी नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती थी। स्वामी नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर में पूछा गया रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ वाले थे, नवाबों के शहर लखनऊ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? यानी शमशेर बहादुर ने किसका चित्रण किया है गतिशील बिंबों के द्वारा? तो यह उषा का चित्रण किया है। चलिए आगे, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? आप लोग बताइए जल्दी। बच्चन कौर उनकी माता का नाम था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नामोर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामोर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो नागर सिंह उनके पिताजी का नाम था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को अमूर्त माना है, अमूर्त। तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या है? तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या है? आत्माराम दुबे है, आप लोग को पता होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएशन प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है? तो हम जानते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? तो भगत सिंह के चाचा जो अजीत सिंह थे वो विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? तो मुक्ति संग्राम का संचालन किया था। आगे की तरफ बढ़ते। राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा नान्यदेव वो कर्नाट वंश से संबंधित है। आगे, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, सॉरी किस वर्ष हुआ था? तो 1543 ईस्वी में हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? तो अधिनायक करता है, अधिनायक ही करता है जय जयकार। और 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने कहा था शीर्षक पाठ के पात्र नहीं है। इसमें कौन शीर्षक जो उसने कहा था कहानी है उसके पात्र नहीं है? तो बजीरा सिंह भी उसके पात्र हैं, बोधा सिंह भी उसके पात्र है, पोल्हू राम भी उसके पात्र है, लेकिन वीरम सिंह ये कहीं देखने को नहीं मिला है, तो वीरम सिंह उसके पात्र नहीं है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रकवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रकवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध है। आप लोग पता होगा राष्ट्रकवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध है। ये रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर छायाउत्तर युग के कवि है, छायाउत्तर युग के कवि है, आप लोग को पता होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है तिरिच शीर्षक पाठ के साहित्यिक विधा क्या है? तिरिच की साहित्यिक विधा क्या है? तो तिरिच एक कहानी है भाई, आपको पता होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओ सदनीरा, सदनीरा मतलब गंडक नदी, आपको पहले ही हम बता चुके हैं। किस शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ओ सदनीरा किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत है? तो सदनीरा निबंध है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। घर गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति है, ज्ञानेंद्र पति है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? कौमुदी दिनकर ने किया था, दिनकर रामधारी से दिनकर ने किया था। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन चेखोव किस देश के रहने वाला था? चेखोव किस देश के रहने वाला था? तो वो रूस का रहने वाला था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कारमेन किस कहानी के पात्र है? कारमेन किस कहानी के पात्र हैं?
कानून की कहानी के पात्र हैं तो पेशगी के पात्र हैं, और प्रेम के पीर के कवि कौन है तो मोहम्मद जायसी है, मोहम्मद जायसी है। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही रहा, ये रहा। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, इससे आपकी तैयारी का अनुमान लगाया जा सकता है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सही हुआ है, और इसी से पता चलेगा कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो कैसा एग्जाम रहेगा आपके लिए। बाकी जो लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे उनका बहुत सारा सवाल सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, ताकि हम और अच्छी तरह से आप लोगों के लिए और बेस्ट कंटेंट लाते रहें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपको आगामी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।